गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर न्याय, जस्टिस वैसे देखा जाए तो आधुनिक रूप में तो उसका महत्व ही है, लेकिन प्राचीन काल में भी न्याय को राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। वैसे इसमें सबसे पहले जो अपनी विचारधाराएं व्यक्त की है उस व्यक्ति का नाम है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो। अपने विचार प्रकट किए हैं प्लेटो, जो एक यूनानी दार्शनिक था। क्या था? यूनानी ये एक यूनानी दार्शनिक था। ये कहते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है न्याय के लिए कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य निर्दिष्ट तरीके से करे और किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करे, यही क्या है? न्याय है। इनके बारे में ये बताया गया है। पश्चिमी देशों में की अगर बात करें, पश्चिमी देशों में राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा की गई। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का, यानी प्लेटो के द्वारा मनुष्य के लिए उन्होंने न्याय को क्या माना है? मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। आत्मीय गुण माना है, यानी आत्मा से, यानी न्याय को ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसे देखा जाए भारत की अगर बात करें तो भारत में न्याय को धर्म के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? धर्म के रूप में देखा जाता है। ऐसे जो धर्म न्याय प्रिय जो राजा होते हैं वो धर्म प्रिय राजा कहलाते हैं, धर्म के आधार पर चलने वाले राजा कहलाते हैं। प्लेटो परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। यानी परंपरागत यानी प्राचीन काल की जो न्याय की अवधारणाएं थी उनमें उनको गिना जाता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं? यानी व्यक्ति के अंदर धारण करने वाले ऐसे सद्गुणों के रूप में इनको गिना जाता है। किसको? न्याय को गिना जाता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही क्या है? न्याय है, जो इनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। बार बार ये परिभाषा मतलब आती है इनकी। वहीं प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। क्या नाम था? इसकी पुस्तक का नाम था रिपब्लिक, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है। कौन कौन से हैं इस न्याय प्लेटो के कौन कौन से हैं? एक तो है व्यक्तिगत न्याय। कौन सा है? एक व्यक्तिगत न्याय। दूसरा सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा है? सामाजिक न्याय है। यानी इनके द्वारा न्याय को दो रूप में देखा जाता है। जैसे एक तो व्यक्तिगत न्याय, एक स्वयं के लिए न्याय। यानी जैसा व्यवहार अपने स्वयं के साथ में करते हैं वैसा ही दूसरे के साथ में करें। यानी अत्याचार करना भी पाप है और सहना भी पाप है। तो ये व्यक्तिगत न्याय की परिभाषा है। वहीं सामाजिक न्याय, जहां इसे राज्य के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? राज्य के रूप में देखा जाता है। होता क्या था, पहले आपको मैं बता दूं। जैसे राज्य से पहले भी उत्पत्ति हुई, वो था समाज। क्या था? समाज में बड़े बड़े कुटुंब कबीले होते थे और जिस प्रकार से समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, ऐसे ही समाज में बड़े बड़े कुटुंब कबीलों के द्वारा आपस में द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ और एक सत्ता के रूप में उभर कर आए।
एक कुटुंब जो शक्तिशाली था वो सत्ता के रूप में उभर कर आया और उसकी आधार पर उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। लेकिन राज्य को चलाने के लिए, सुचारू रूप से एक राज्य को चलाने के लिए प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्गों के प्रधान लक्षण के उपयुक्त सद्गुण उन्होंने माने हैं। यानी प्लेटो ने एक राज्य को, जो एक अच्छे राज्य का निर्माण करने के लिए उन्होंने व्यक्ति यानी 3 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? यानी एक तो दार्शनिक होना जरूरी है। और दार्शनिक कौन? यानी राजा। या दार्शनिक कौन? राजा। वहीं सैनिक, वहीं व्यापारी। अब इनके उपयुक्त गुण कौन से होने चाहिए? इनके प्रधान जो लक्षण हैं, इनके जो प्रधान लक्षण होंगे, इनके जो प्रधान लक्षण हैं वह है, जैसे राजा की बात करें तो ज्ञानी होना चाहिए ये, यानी बुद्धि विवेकशील होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें सैनिक की तो ये मनोवेग, ऐसा यानी जो मन में जो सोच लिया वो करने वाला व्यक्ति। वहीं अगर बात करें व्यापारी की, ये तृष्णा, इसके ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि अपने राज्य में रहते हुए उस व्यापार को बढ़ाने की लालसा इसके अंदर होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें, ये किस में आते हैं? तीनों कैंडिडेट सामाजिक वर्ग में आते हैं, यानी समाज में रहने वाले सामाजिक वर्ग में आते हैं। एक सारणी बन जाती है सामाजिक वर्ग में राजा, सैनिक और व्यापारी। वहीं इसके जो प्रधान लक्षण होंगे, यानी राजा कैसा होना चाहिए? ज्ञान और बुद्धिमान वाला व्यक्ति होना चाहिए। वहीं सैनिक मनोवेग। वहीं अगर व्यापारी की बात करें, तृष्णा रखने वाला मन में, यानी इच्छा रखने वाला व्यक्ति। तृष्णा से मतलब है इच्छा। वहीं अगर बात करें इनके सद्गुणों की, सद्गुण यानी विवेकशील होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। वहीं सैनिक की बात करें, साहसी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। वहीं अगर बात करें व्यापारी की बात करें तो व्यापारी कैसा होना चाहिए? इसकी तृष्णा भी ऐसा नहीं कि अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए राज्य को हानि पहुंचाए, यानी संयम पूर्ण होना चाहिए। कैसे पूर्ण होना चाहिए? संयम पूर्ण होना चाहिए। समझ में आया? जैसे सामाजिक वर्ग में 3 व्यक्ति होने चाहिए। प्लेटो ने यानी व्यक्ति को राज्य, एक अच्छे राज्य की कल्पना करते हुए उन्होंने ये बताया कि भाई 3 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। एक तो दार्शनिक यानी राजा, वहीं सैनिक, व्यापारी। राजा के जो प्रधान लक्षण हैं वो बुद्धि विवेकशील होना चाहिए, यानी ज्ञानी होना चाहिए। और उसके जो सद्गुण है विवेकशील होना चाहिए, यानी उसमें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसका उसको यानी आभास हो। सैनिक वहीं मनोवेग, यानी अपने मन में जो सोच लिया अड़ंग होना चाहिए। वहीं उसको साहसी होना चाहिए। ऐसे कमजोर व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता जो डर के भाग आए। साहसी व्यक्ति लड़ते हैं, जैसे अपने बॉर्डर पे सैनिक। वहीं व्यापारी क्या करता है? राज्य की आय को बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है। इसके लिए उसमें ऐसी इच्छा होनी चाहिए। वहीं ऐसा संयम भी होना चाहिए कि अपने उद्देश्यों के लिए, अपने यानी स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कि राज्य को हानि पहुंचा दे। तो ये थे यानी प्लेटो। ये प्लेटो इस न्याय के बारे में ऐसी कल्पना करते हैं। परंतु समाज व्यवस्था के लिए चौथा उपयुक्त जो सद्गुण उन्होंने माना है, यानी समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, यानी तीनों को व्यवस्थित रखने के लिए, एक बड़ी बात आपसे, यानी इन तीनों वर्ग को व्यवस्थित रखने के लिए इन्होंने जो चौथा गुण माना है, वो चौथा गुण कौन सा है? वो है न्याय। यानी एक उनकी परिभाषा के आधार पर कि अपना कार्य निर्दिष्ट तरीके से करें, दूसरे व्यक्ति के कार्य में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करें। यानी ये जो तीनों वर्ग हैं अपना कार्य निर्दिष्ट तरीके से करें, लेकिन आपस में किसी के मामले में टांग न अड़ाएं। वही क्या है? न्याय है। तो चौथा जो सद्गुण होगा वो क्या होगा? न्याय होगा।
प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए यानी एक अच्छा परिकल्पना के रूप में उन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। उन्होंने यानी आदर्श राज्य माना है। आदर्श राज्य कब होगा? जब ऐसे सामाजिक वर्ग समाज में ऐसे लोग होंगे और उनमें ऐसे लक्षण होंगे, तब जाकर ही यानी एक अच्छा यानी एक आदर्श राज्य बन पाएगा। तो कब बनेगा आदर्श राज्य? जब ये तीनों वर्ग होंगे, यानी आदर्श राज्य की परिकल्पना उन्होंने की है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, वो राजनीतिक भी थे, दार्शनिक भी थे, तो इस हिसाब से अरस्तु के इसके बाद में एक और विचारक आते हैं जिनका नाम है अरस्तु, जिनका नाम है अरस्तु। ध्यान रहे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम सुकरात था। ये भी एक यूनानी दार्शनिक थे। वहीं प्लेटो, इसके बारे में अपन ने अभी चर्चा की। जैसे इनके शिष्यों की बात आती है, शिष्य की बात आती है, महत्वपूर्ण जो शिष्य थे इनके वो थे अरस्तु। वो भी एक परंपरागत न्यायवादी विचारक माने जाते हैं। अरस्तु भी यानी न्याय की जो परिकल्पना करते हैं, यानी न्याय को वो भी यानी एक तरह से दो वर्ग में विभाजित किया जाता है। जैसे एक है वितरणात्मक, वहीं दूसरा है सुधारात्मक। एक है वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, यानी मानव के द्वारा जो नियमों को जो फॉलो किया जाता है उससे संबंध रखता है। यानी मानव को उन नियमों को मानने के लिए कोई असुविधा ना हो, उनसे संबंध रखता है। लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य का अस्तित्व होता है। आज अगर देखते हैं, संविधान की अगर बात करते हैं, तो अपन स्वाभाविक रूप से संविधान को ग्रहण करते हैं, उन नियमों को मानते हैं। जैसे ही अपन किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो अपन को आर्थिक रूप से उसमें यानी दंडित किया जाता है। कभी कभार ऐसा बड़ा अपराध करने पर शारीरिक रूप से दंडित भी किया जा सकता है। तो ये सभी के लिए मान्य होता है, यानी ऐसा नहीं है किसी विशेष वर्ग के लिए यानी न्याय हो, सभी के लिए समान होता है। अरस्तु ने न्याय के दो रूप माने हैं, जैसे वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वहीं परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से था, यानी व्यक्ति में जैसे सद्गुण होते थे वैसा ही यानी एक तरह से वो व्यक्ति यानी उसकी पहचान होती थी। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार अगर माने तो सामाजिक न्याय से है, यानी प्राचीन काल में व्यक्ति के चरित्र से था। वहीं आधुनिक काल की अगर बात करें तो ये सामाजिक न्याय माना गया है। अरस्तु भी परंपरागत न्याय के विचारक माने जाते हैं, जैसे प्लेटो थे ऐसे ही अरस्तु को माना जाता है। मध्यकाल में इस चीज को पहले समझेंगे। वितरणात्मक न्याय यानी जैसी जिसकी योग्यता उस हिसाब से यानी एक तरह से उसका वितरण किया जाना चाहिए, इस हिसाब से उसको पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं गधे घोड़े एक सार हो गए सभी, समझे? यानी वितरणात्मक न्याय में क्या है, यानी अरस्तु कहते हैं कि भाई न्याय कैसे होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात इसमें सबको समान नहीं मिल सकता, धन संपदा जो समान नहीं मिल सकती। जिस प्रकार से जैसी जिसकी योग्यता उस हिसाब से, जैसे एक स्कूल का मैनेजमेंट होता है, प्रधान अध्यापक होते हैं, उनका अपना एक अलग पद होता है, वहीं सीनियर टीचर होते हैं, फिर उसके बाद में फिर क्लर्क वगैरह होते हैं, फिर चपरासी होते हैं। तो जैसी जिसकी योग्यता होती है इस हिसाब से उनको वेतन मिलता है और उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है।
वहीं अगर बात करें सुधारात्मक न्याय, अगर उन न्याय में कहीं न कहीं, वितरणात्मक न्याय में कहीं न कहीं कुछ कमी है और वहाँ की जो देश की जनता उसके लिए यानी एक तरह से सहमत नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें कानून व्यवस्था में यानी एक तरह से बदलाव किया जाना चाहिए। वहीं ये तो थे परंपरागत न्यायवादी। वहीं बात करते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में न्याय की क्या विचारधारा रही, क्या अवधारणाएं थी इनकी। इसमें मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन न्याय का अभिप्राय व महत्व ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत के अनुसार मानते हैं। ये कहते हैं मध्यकाल में, क्या नाम था इनका, संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन कहते हैं, जो मध्यकाल के विचारक हैं ये संत ऑगस्टाइन और एक्विनास दो थे। तो ये कहते हैं कि जो न्याय की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, ईश्वरीय कृपा से हुई है। किससे हुई है, ईश्वरीय कृपा से हुई है। ईश्वरीय कृपा से हुई है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो न्याय को यानी जो राज्य की जो न्याय के लिए जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत के रूप में हुई है। संत ऑगस्टाइन की रचना द सिटी ऑफ ए गॉड, इनकी एक पुस्तक थी, महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था द सिटी ऑफ गॉड्स। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है संत ऑगस्टाइन की, इस पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ ए गॉड्स। कभी कभार बुक्स भी पूछ ली जाती हैं, जो अति लघुत्वात्मक क्वेश्चन होते हैं उनमें बुक्स भी पूछ ली जाती है। कि जिन राज्यों में न्याय विद्वान नहीं है, अगर ये कहते हैं राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो किस कारण हुई है, यानी ईश्वरीय कृपा से हुई है। ऐसे ही जहां वहीं न्याय विद्वान है, इनका कहने का मतलब ये है वास्तविक रूप से। लेकिन अगर जिन राज्यों में यानी जिन राज्यों में न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, तो वो क्या है, वो एक खरीदे हुए चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, ये कहते हैं ये विचारक। यानी ये केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। वहीं दूसरे विचारक जो हैं थॉमस एक्विनास, ये कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए लिखते हैं। यानी कानून को और न्याय को दोनों को साथ में लेकर ये मानते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में ही निहित है। यानी व्यक्ति को अनुशासन पूर्ण जीवन जीना चाहिए, यही क्या है, न्याय है। यानी स्वव्यवस्थित और अनुशासन से व्यक्ति रहता है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, ये इनका कहना है। वहीं जिनकी व्यवस्था मांग करती है, यानी जिस प्रकार से लागू राज्य के द्वारा जो लागू किया जाता है, उन नियमों को जो लोग मानते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको क्या दिक्कत होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी जीवन में। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। ये कहते हैं कि न्याय समान रूप से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि धनाढ्य लोगों के लिए ही हो। कभी कभार आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं अपन, तो इन चीज़ों को देखने को मिलता है। यानी पैसे के द्वारा उन गवाहों को खरीद लिया जाता है, अपराध करने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं देखा जाए तो न्याय पे विश्वास है, अपना कानून पे विश्वास है। आज भी अपन न्यायालय में क्यों जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को विश्वास है उसके कि अपन को न्याय मिलेगा।
आज इतना ही, अगला चैप्टर कल। थैंक यू।